हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चंस तो इससे आना पक्का है ही। ठीक है ना, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है और बहुत सी चीज़ें इसमें आपकी याद रखने वाली होगी। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वैसे हमने डी ब्लॉक में देख ही लिया है कि किस तरीके से बनते हैं आपके, लेकिन इस चैप्टर में हम उनको डिटेल्स दें, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, और जो भी उन सब उनके बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की ज़रूरत इम्पोर्टेंस होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, कि दूसरे आपके कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपके एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है ना, कि एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इनके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि मेरे पास एक KCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, एक MgCl2 का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, जो दो आपके सोल्ट है। ठीक है, इन दोनों का मेरे पास क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास FeSO4 एक्वस, ठीक है, और NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये भी आपका एक्वस, ये आपके सोल्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया, KCl और MgCl2 दोनों को लिया और एक दूसरे बॉक्स में, दूसरे कंटेनर में इनको डाल दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन बना है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल रहेगा। एक तो मेरे पास K+ अवेलेबल रहेगा, K+ एक्वस। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके। KCl जो होगा आपका पानी में आयोनाइज हो जाएगा K+ और Cl- में। ठीक है, MgCl2 किस में ब्रेक होगा आपका, Mg2+ और Cl- में। तो मुझे सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, एक तो K+ मिलेगा, Cl- मिलेगा और MgCl2 मिलेगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को जब मैं क्रिस्टलाइज करूंगा, क्या करूंगा, क्रिस्टलाइज, जब मैं इसको क्रिस्टलाइज करूंगा तो मुझे एक नए टाइप का सोल्ट मिलेगा, दैट इज KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, इसे हम कार्नेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, या इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जो आपके दो या दो से अधिक आपके सिंपल जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं आपके एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर मैं आपके FeSO4 और अमोनियम सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन लेता हूँ और उसको क्रिस्टलाइज करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोहर सोल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट। ठीक है, ये हमें मिलेगा क्रिस्टलाइज करने पर। ठीक है, तो ये आपका एडिशन कंपाउंड हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है,
इसको आप नोट कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल। मैं आपको फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अभी अगर हम देखें कि क्या होते हैं आपके एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स, तो हम कह सकते हैं दीज आर द कंपाउंड्स। और ये जो थे आपके, जैसे मैंने लिखा था आपका KCl.MgCl2, KCl.MgCl2.6H2, ठीक है ना। ये जो सोल्ट होते हैं ये आपके स्टोइक्योमेट्रिक सिंपल रेशियो में होते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक के आपके सिंपल रेशियो में, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में, ठीक है ना। ये हमेशा आपके स्टोइक्योमेट्रिक के सिंपल रेशियो में रहेंगे, ठीक है। क्लियर। देखिए अगर हम लिखना चाहें एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds which are formed by the combination of two or more simple salts, जो आपके दो या दो से अधिक सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। टू और मोर सिंपल सोल्ट्स in their simple stoichiometric ratio, इन्हें हम क्या बोलते हैं आपके एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो हमने लिखे KCl.MgCl2.6H2, दैट इज कार्नेलाइट, ठीक है। या फिर आपका FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, इन्हें हम क्या बोलते हैं मोहर सोल्ट, ठीक है। या फिर आप लिखिए 4KCN.FeCN होल ट्वाइस, ठीक है। ये भी आपका एक तरह से क्या है एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड से, ठीक है, जो आपके दो या दो से अधिक सिंपल सोल्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं आपके मोलिकुलर कंपाउंड्स, ये भी आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डबल सोल्ट और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वो हमें पढ़ना है। और उसकी एक कैटेगरी क्या है डबल सोल्ट, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर आपका एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स can be further classified into two categories, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन जो आता है आपका दैट इज डबल सोल्ट। फर्स्ट कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं डबल सोल्ट। डबल सोल्ट वही होते हैं आपके जो दो या दो से अधिक आपके सिंपल सोल्ट से मिलके फॉर्म होते हैं। डबल सोल्ट देखिए, अब डबल सोल्ट क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल सोल्ट वो होंगे जिसमें दो या दो से अधिक सोल्ट बने हुए रहेंगे, ठीक है। मतलब ये जो डबल सोल्ट होंगे दो या दो से अधिक आपके सिंपल सोल्ट से बने होंगे, वो तो पहले भी बने हुए थे। तो इनमें क्या खास बात है, इनमें खास बात ये है फर्स्ट अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखें, ठीक है। these compounds or these addition compounds
in their aqueous solution completely ionized into their respective salts और रेस्पेक्टिव आयंस। ये जो आपके कंपाउंड्स बना हुए होते हैं, ठीक है ना, इनको जब एक्वस सॉल्यूशन में आप डिप करते हो, ठीक है, मतलब डिप मतलब जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो आप, तो इनमें प्रेजेंट जितने भी आयंस होते हैं वो सब आपके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। इसका एक और प्रॉपर्टी है वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या है आपकी, these compounds which whose ion retain their identity in the aqueous solution, ठीक है। these compounds whose ions retain their identity in the aqueous solution। देखिए आपके पास है KCl.MgCl2.6H2, ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब इसको मैं एक्वस मीडियम में लूंगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, ये आपका पहले कौन सा आयन था, K+ था, ये आपका Cl- था, ये आपका Mg2+ था, ठीक है, क्लियर है। जब हम इसको एक्वस मीडियम में लेंगे तब हमें एक तो K+ एक्वस मिलेगा, ठीक है, साथ में Cl- एक्वस मिलेगा, साथ में हमें Mg2+ एक्वस मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये आयंस हमको मिलेंगे, K+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, Cl- 3Cl- मिलेंगे, ठीक है, Mg2+ मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम एक्वस मीडियम में लेते हैं तो जिन आयन से ये मिलके बने होते हैं, उन वो जितने भी आयंस होते हैं वो सब अपने अलग अलग डिफरेंट एक्वस मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब पहला आपका पॉइंट क्या है, दीज आर द कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सोर्स। मतलब जितने आयन इसमें प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में, उतने ही आयन आपको किसमें मिलेंगे, एक्वस मीडियम में, पहली बात। दूसरी बात, दीज कंपाउंड्स हुज आयन रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। आइडेंटिटी मतलब पहले K+ था, बाद में भी K+ ही है, पहले Cl- था, बाद में भी आपका Cl- ही है, ठीक है ना। कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो आपके ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ेंगे। ये आयंस क्या है आपके, जो पहले सॉलिड स्टेट में रहेंगे वही आपके एक्वस मीडियम में भी अवेलेबल रहेंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इनका टेस्ट करें, जैसे मुझे K+ आयन के लिए कोई टेस्ट करना है, या Cl- आयन के लिए मुझे कोई टेस्ट करना है, या फिर MgCl2 के लिए मुझे कोई टेस्ट करना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से आपका पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। मतलब अगर मैं Cl- का के लिए कोई टेस्ट करता हूँ इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब उस एक्वस सॉल्यूशन में Cl- प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी आपको नोट करनी है। थर्ड पॉइंट क्या है, these ions or these compounds give positive test, these compounds give positive test of the ions of the all ions which are present in it, ठीक है ना। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पोटाश एलम का नाम आपने सुना होगा, दैट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। इसको
जब हम एक्वस मीडियम में आपका लेते हैं, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में, तो ये आपका किस किस में ब्रेक होगा, आपका एक तो K प्लस एक्वस, ठीक है, साथ में क्या बनाएगा SO4 2 माइनस एक्वस, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा Al3 प्लस एक्वस, Al3 प्लस एक्वस, ठीक है, ये जितने भी रेस्पेक्टिव आयन है सब देगा। अब ये अगर मैं आपको Al3 प्लस के लिए कुछ टेस्ट करना है मुझे, जैसे मैंने इसमें NaOH मिलाया, तो ठीक है, आपको मिलेगा AlOH होल थ्राइस का जिलेटिनस पीपीटी मिलता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हमने और एक्सेस में NaOH पास किया तो हमें मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो टेस्ट है आपका ये Al3 प्लस ही देता है, ठीक है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में क्या है आपके Al3 प्लस अवेलेबल है, ठीक है। अगर हमें BaSO4 का करना है, इसका SO4 2 माइनस का, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं BaCl2, ठीक है, तो हमें BaSO4 का एक वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में आपके SO4 2 माइनस आयन भी है, ठीक है, मतलब जितने भी आयन्स पहले होंगे उतने आपके रिटेन रहेंगे किस कहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में, उनकी जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। ये क्या होंगे आपके कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हैं आपके, और पॉजिटिव टेस्ट देंगे हर एक आयन के लिए जो भी उनमें अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर हुआ आपका डबल सोल्ट क्या होता है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, फिर हम पढ़ते हैं आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन। जो सेकेंड कैटेगरी है वो है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप इनके लिए नोट कर सकते हो कि ये जो आपके आयंस होते हैं ये आपके एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। एग्जिस्ट these compounds exist in solid form। ये आपके किस फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए अगर हम अपना सेकंड जो हमारी कैटेगरी आएगी वो आएगी दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, देखिए ये होते क्या है, जहाँ डबल सोल्ट जो होते हैं आपके एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और उनके रेस्पेक्टिव आयंस में, ठीक है। बट ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इनकी, these compounds do not completely ionized into their ions in aqueous medium और in aqueous solution, ठीक है। जहां वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे थे उनके रेस्पेक्टिव आयंस में, ये क्या होते हैं आपके कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते इनटू देयर आयंस, मतलब आयोनाइज तो कंप्लीटली होंगे बट जितने आयंस में ब्रेक होना चाहिए उतने आयंस में ब्रेक नहीं होते, ठीक है ना। सेकंड थिंग, जहाँ पे आपके डबल सोल्ट थे वो सॉलिड फॉर्म में जो अपनी आइडेंटिटी थी वही आपकी आइडेंटिटी कहाँ रखते थे, आपके एक्वस मीडियम में। लेकिन ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। कुछ आयंस तो रिटेन रखते हैं बट कुछ आयंस होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट यही है।
in these compounds sum of ions of compound loses their identity in एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पहले वो किस और फॉर्म में रहते हैं और एक्वस मीडियम में जाने के बाद उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, थर्ड थिंग जो हमने वहाँ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो उसमें रेस्पेक्टिव आयंस अवेलेबल होंगे उन सब के वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, these compounds do not give positive test of the all ions present in it। जितने भी आपके आयंस हैं उन सब का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा वो। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, KCN.FeCN होल ट्वाइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी लिखवाया था। ठीक है, एडिशन कंपाउंड्स में इसको अगर हम एक्वस मीडियम में ब्रेक करें, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, हमें क्या मिलना चाहिए, एक तो K प्लस एक्वस मिलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में क्या मिलना चाहिए अपने को, CN माइनस एक्वस। ठीक है, और साथ में मिलना चाहिए आपको Fe2 प्लस एक्वस, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है आपके K4FeCN होल 6, इस फॉर्म में ये आपके एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम इसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये जब आयोनाइज होगा आपका एक्वस मीडियम में, तो ये आपको K प्लस देगा। क्या देगा, K प्लस, और साथ में देगा आपको FeCN होल 6 4 माइनस आयन। आपको दो आयन मिलेंगे, एक तो K प्लस मिलेगा और आपको FeCN होल 6 4 माइनस आयन मिलेगा। आपको सॉल्यूशन में Fe2 प्लस आयन नहीं मिलेगा, Cn माइनस आयन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप इस कंपाउंड के लिए Fe2 प्लस का अगर टेस्ट करवाने जाओ तो क्या होगा, आपको नेगेटिव टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि Fe आपके इस फॉर्म में अवेलेबल है। ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना, ये स्टेबल होता है, ये आपका स्टेबल होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये आपका Fe2 प्लस का कोई भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। साथ ही साथ Cn माइनस का भी अगर आप टेस्ट करवाने जाओ तो वो भी आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, और कोई चीज इसमें? तो अपना जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो केवल और केवल इसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ही बारे में और डिटेल में। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे आपके जो डबल सोल्ट थे वो आपके एग्जिस्ट करते हैं एज ए सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये आपके सॉलिड एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, टॉप में लिखना आप, ताकि याद रहे। ठीक है ना, these compounds can exist
in solid state as well as in aqueous solution। दोनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, या ये जो आपके कंपाउंड्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है ना, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। दोनों हम इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी, देखिए KCN जो अभी हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है, डॉट FeCN होल 4, क्लियर है। ये जो आयन है ये आपके हमने इस टाइप में लिखा है, लेकिन ये इस टाइप में आपके रहता नहीं। इस टाइप में हमने इसको लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये केवल हमने इसको दिखाने के लिए लिखा है कि ये जो आपका कंपाउंड है ये दो सोल्ट से मिलकर बना है, KCN और FeCN होल 4 से, ठीक है। ये जो आपका कंपाउंड है एग्जिस्ट करता है K4 FeCN होल 6, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इसको जब हम आयोनाइज करते हैं तो ये आपको 4K+ आयन देगा और साथ में क्या देगा FeCN होल 6, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4+ को बैलेंस करने के लिए 4-, ठीक है। ये होती है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस स्क्वायर ब्रैकेट की, ठीक है, कि ये होता क्या है FeCN होल 6, ठीक है, ये आपका 4-। तो इसमें होता क्या है, ये जो Fe आपका मेटल है ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, जो आपका CN साइनाइड है मॉलिक्यूल, उसके साथ में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, कौन से बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के आपका इस फॉर्म में रहता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, या फिर हम इसको पहले लिख लेते हैं, इन दिस आयन Fe मेक 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे हम कभी कभी डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, इसलिए कभी कभी इन कंपाउंड को हम डेटिव कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इन दिस आयन Fe मेक 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड विथ CN- आयन, ठीक है। ये होता कैसे है, देखिए ये आपका Fe, ठीक है, CN CN ये जो CN है, ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन के पास जो आपका लोन पेयर है, ठीक है, वो अपना लोन पेयर आयरन को देता है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है FeCN होल 6 के फॉर्म में, और ये आपके क्या बनते हैं, आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये 4-, और इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास चार्ज है 4K+ का, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो पार्ट होता है ये कभी आयोनाइज नहीं होता है, क्या होता है, कभी भी आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होता है ये। इस पार्ट को हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है।
ये आपका अनआयनाइजेबल पार्ट होता है, जो आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अनआयनाइजेबल पार्ट, जो आपके आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो पार्ट होता है K+, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आयोनाइज होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेबल पार्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर ये होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर है। ये आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये वाला पार्ट जो रहेगा ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर रहेगा, ठीक है, जो आपका आयंस में डिवाइड होगा, ठीक है, आयोनाइज होगा। अब देखिए इनकी क्या है, अगर हम देखें इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसकी एक रेगुलर जियोमेट्री बनती है। क्या बनती है, रेगुलर जियोमेट्री, ठीक है ना। अगर आप देखो तो इसकी जो रेगुलर जियोमेट्री अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी तो ऑक्टाहेड्रल शेप की है। कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल शेप की, ठीक है ना। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रन बोलते हैं इस चीज को हम, ठीक है ना। ये चीज भी आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। यहीं पे आप आगे नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रा। ये होता क्या आपका, जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या होता है आपका, जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, इस छोटे छोटे आपके टर्म्स रहते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आपको बेसिकली ये आपके अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना। किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए उससे पहले हमें कुछ अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, मतलब क्या क्या टर्म्स हैं जो आपके काम में आएगी, वो आपकी सिंपल सिंपल सी टर्म्स है। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कभी भी आयोनाइज नहीं होता, ये आपका अनआयोनाइजेबल पार्ट होता है, और ये जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर होता है ये आपका आयोनाइजेबल पार्ट होता है, ठीक है। इनकी एक ज्योमेट्री होती है जिसे हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रा, ठीक है, मतलब ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसको एक बार आप नोट कीजिए, ताकि फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, तो आप मुझे बताना उनको ब्रेक करके कि कैसे वो आपके ब्रेक होंगे आयंस में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अभी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे CuNH3 होल 4 SO4, इसको आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ब्रेक कीजिए, साथ में आप ब्रेक कीजिए NaAlOH होल 4, इसको आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। या फिर आप लीजिए CONH3 होल 4 Cl2Cl, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट होता है, ठीक है ना, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट रहता है वो आपका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो आपका ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। इसको आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ब्रेक कीजिए, और मुझे बताइए कि ये आपका किस किस में ब्रेक होगा। किया आपने, देखिए ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट है, वो आपका अनआयोनाइजेबल पार्ट है, ब्रेक नहीं होगा। CuNH3 होल 4 ये एज इट इज रहेगा। ब्रेक क्या होगा आपका, SO4, SO4 2- की फॉर्म में रहेगा, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 चार्ज। क्लियर है, ये दोनों आपके एक्वस मीडियम में, क्लियर है।
इसे हम देखें, ये किस में ब्रेक होगा आपके पास Na प्लस एक्वस, साथ में आपको मिलेगा AlOH होल 4 प्लस एक्वस। क्लियर है। थर्ड वन देखिए, CO, ये आपका CO कोबाल्ट है, ठीक है ना, CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस आपका Cl माइनस में ब्रेक होगा ये, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस, ठीक है। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, ये है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये किस में ब्रेक हो रहा है आपके कॉम्प्लेक्स केटायन में। इस पे चार्ज क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है ये आपका केटायन। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका सिंपल एनायन, क्या है आपका सिंपल एनायन, ठीक है। यहां आप देखो, यहाँ पे आपका सिंपल केटायन है, क्या है सिंपल केटायन, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है आपका ये NaCl, ये माइनस आएगा, ठीक है ना, ये माइनस, क्लियर है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स एनायन, क्या है आपका कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो आपने देखा भी होगा जब हम नॉर्मल कंपाउंड बनाते हैं या नॉर्मल सोल्ट जो होते हैं आपके, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, मतलब हमेशा पहले केटायन को लिखा जाता है और बाद में एनायन को लिखा जाता है। वही रूल आपका यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, केटायन को पहले लिखा गया है बाद में एनायन को, पहले केटायन बाद में एनायन। यहाँ पे ये क्या होगा आपका केटायन और ये क्या होगा आपका एनायन। ये आपका हुआ कॉम्प्लेक्स केटायन और ये आपका क्या होगा Cl माइनस कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर है, ओके। इसे नोट कीजिए। फिर हम कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाली है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अपने क्लासिफिकेशन। अभी हम देखते हैं क्या क्या हमारे टर्मिनोलॉजीज यूज में आती है इस चैप्टर में, वो सब एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं आपके, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वो हमारे क्या काम आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना टर्मिनोलॉजी क्या क्या हमारे काम में आएगी यहाँ पे इस चैप्टर में। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो हमारे काम में आएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनका क्या कर देते हैं, एक बार क्लासिफिकेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल एनायन, सिंपल आपका कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, इस टाइप का आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका, जब आपका सिंपल तो क्या हो केटायन हो, सिंपल केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कॉम्प्लेक्स क्या हो एनायन हो, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल केटायन आप ले सकते हो Na, वही जो हमने लिया था AlOH होल 4, ये है आपका सिंपल केटायन और ये है आपका कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। जो सेकंड आपका कैटेगरी है उसमें आप क्या करो कॉम्प्लेक्स केटायन ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस सिंपल एनायन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस सिंपल एनायन क्या होगा आपका, लाइक CO NH3 होल 4 Cl2 Cl, ये आपका कॉम्प्लेक्स केटायन हो गया और सिंपल एनायन हो गया।
थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके पास कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। जी हाँ बिल्कुल, आपको कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स केटायन होता है और साथ में एनायन भी क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये आपकी थर्ड कैटेगरी होगी क्लासिफिकेशन में। इसके एग्जांपल देखें हम तो PtNH3 होल 4, PtCl2, आप नॉर्मल लिख लीजिए PtCl2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया PtCl4, ये आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है और ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें फोर्थ कैटेगरी वो होती है आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपके फॉर्म होते हैं बाय न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रल कंपाउंड्स, न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो लाइक FeCO होल 5, ठीक है, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जब हम इन तीनों टाइप के जो आयन्स हैं आपके, जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनको जब हम एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये आपके केटायन और एनायन में डिवाइड होंगे, ठीक है, मतलब आपके आयोनाइज होंगे। बट जो आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, वो आपके ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव किसी में भी आपके आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ये आपका CO जो होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इनसे जो आपके कंपाउंड बने हुए रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके न्यूट्रल कंपाउंड से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के बारे में कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम अपनी सेकंड टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, CMA। देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, ये जो आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोबाल्ट है, ठीक है, ये आपका प्लेटिनम है, ये आपका आयरन है, ठीक है, ये सब क्या है आपके सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम, जिनसे आपका मॉलिक्यूल क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। इनको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और ये जो होता है आपका जो कंपाउंड जो आपका मॉलिक्यूल है जो इससे अटैच होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उसे हम बोलते हैं बाय द नेम ऑफ लिगेंड। क्या बोलते हैं लिगेंड, वो भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं अपने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, या फिर आप इसे सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हो, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, या फिर कुछ लोग इसे सेंट्रल मेटल आयंस भी बोलते हैं, ठीक है, CMA शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। देखिए सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये होता है आपका सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका सेंटर होता है, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इस सेंट्रल मेटल एटम से आपके जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच रहते हैं, ठीक है ना। द मॉलिक्यूल्स अटैच्ड with central metal atom with coordinate bond, ठीक है।
द मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि जितने भी मेटल्स है, जरूरी नहीं कि सभी मेटल्स आपके सेंट्रल मेटल एटम की तरह वर्क करें, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करें, जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। जो मेटल उन कंडीशन को फुलफिल करती है, वही मेटल्स आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो कंडीशंस फॉर ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जनरली आप देखोगे कि जो डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो आपके इन सब कंडीशंस को फुलफिल करती है। ठीक है ना, इसलिए आप अधिकतर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे वो मैक्सिमम आपके डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशंस तो ये है कि स्मॉल साइज होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज मीन्स आपका जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एस ब्लॉक की जो मेटल्स होते हैं उनका जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बाकी डी और एफ का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, साइज भी इनकी क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो तो टेंडेंसी शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, डी और पी में कुछ मेटल्स होती है जैसे एल्यूमिनियम है या लेड है, तो वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है। ठीक है, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा आप देखिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो लिगेंड आयन होता है, जो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल, वो क्या करता है, अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है। ठीक है, डोनेट करता है। तो अगर और उसी के थ्रू आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपके पास लोन पेयर रखने के लिए जगह नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थर्ड एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जनरली वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ही होता है। ठीक है, ये तीन आपकी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, तभी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। और ये जो तीनों आपके कंपाउंड्स होते हैं, ये जो तीनों आपकी कंडीशंस होती है, वो डी ब्लॉक के मेटल्स फुलफिल करते हैं। ठीक है ना, वो भी हम लिख लेते हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई जेड इफेक्टिव, हाई जेड इफेक्टिव एंड हैव vacant d orbitals. That's why they form many complex compounds, many complex compounds। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपनी सेकेंड टर्मिनोलॉजी दैट इज लिगेंड्स के बारे में, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपने सेकेंड टर्मिनोलॉजी दैट इज लिगेंड के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिगेंड क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर वो आयंस होते हैं जो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन किसे देता है, सेंट्रल मेटल एटम को, ताकि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सके। ठीक है, दैट इज लिगेंड।
लिगेंड्स, अगर लिगेंड्स के बारे में हम बात करें तो ठीक है, लिगेंड्स वो होगा स्पीसीज, हम क्या कह सकते हैं स्पीसीज, स्पीसीज में आपके आयंस आ सकता है या फिर आपके मॉलिक्यूल्स आ सकता है। ठीक है, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो आपका स्पीसीज है विच डोनेट्स its lone pair or electron pair to central metal atom to form coordinate bond, to form coordinate bond, उसे हम क्या बोलते हैं आपका लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका मेटल एम, ठीक है, ये है आपका लिगेंड जिसके पास है आपका लोन पेयर। ठीक है, और आपके मेटल के पास है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो आपका लिगेंड है वो आपका लोन पेयर जो है डोनेट करता है किसको, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को, और उसके थ्रू ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ हम देखें, मेटल के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और लिगेंड के पास आपका एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो ये डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे लिगेंड एज ए लुईस बेस की तरह वर्क कर रहा है, किसकी तरह, लुईस बेस की तरह, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और ये जो मेटल है ये एज ए लुईस एसिड की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक तरह से लुईस एसिड बेस टाइप का इंटरेक्शन ही होता है। ठीक है ना, इसको भी हम सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, वी कैन से दैट the interaction between central metal atom and ligand is simply a Lewis एसिड बेस टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में कभी मान लो पूछ लिया जाए तो, ठीक है ना, ये होता है आपका लिगेंड। अब देखिए लिगेंड में भी आपका जो मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। उस लिगेंड में आपके कोई एटम होता है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, अगर 2 एटम हुए तो लोन पेयर कौन सा आपका एटम है वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। तो वो एटम जो आपका लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, द एटम विच donates the lone pair or electron pair to the central metal atom is known as central metal atom to form coordinate compound or coordinate bond is known as डोनर एटम। उसे हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम, या फिर आप इसे डोनर साइड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, FeNH3 2+, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो आपका अमोनिया है NH3
इसका कोऑर्डिनेशन, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, आपके आयरन के साथ, ठीक है। सब अमोनिया NH की यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे आपका जो डोनर एटम होगा वो कौन है, आपका नाइट्रोजन। ये जो आपका नाइट्रोजन है, दिस इज डोनर एटम, क्या है आपका, है डोनर एटम है, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है ना, जैसे Fe(C2O4) होल थ्राइस 4-, ठीक है। ये क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अभी आप समझिए ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप का है, ठीक है। यहाँ ऐसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट। तो अपना ऑक्सिलेट एक लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, Fe को। Fe किसको डोनेट कर रहा है, आपका C2O4 अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है आपको Fe को, और एक कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहा है। लेकिन C2O4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O एंड O-, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, आयरन को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका, क्या है, डोनर एटम, क्या है आपका डोनर एटम, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। पूरा लिगेंड डोनर एटम नहीं होता है, ठीक है, उसमें एक एटम होता है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और हमने सिंपल उसका सबसे पहले डबल सोल्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपके एडिशन मोलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके दो टाइप थे, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेट आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट। इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। हमारा जो बेसिक चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होता है। उसमें आपका जो उसका क्लासिफिकेशन किया हमने कि सिंपल केटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, सिंपल एनायन है, कॉम्प्लेक्स केटायन है, या आपका दोनों कॉम्प्लेक्स हो केटायन और एनायन, या फिर आपका न्यूट्रल हो, ठीक है। इसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज देखी जो हमें इस चैप्टर में काम में आने वाली है। उसमें सबसे पहले है आपका सेंट्रल मेटल एटम जो हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा आपका लिगेंड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है बहुत टाइप में होता है, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।